नमस्कार। आप सभी लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को आज के वीडियो में हम आपसे टॉपिक ले रहे हैं बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ और मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके पहले आपको लोगों को बताया गया था या आप लोग पहले से जानते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। जैसे एक कॉन्सेप्ट था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कि जिसमें लोग विश्वास ये करते थे कि पृथ्वी पे जीवन जो है वो गॉड ने बनाया है। ठीक, गॉड ने पृथ्वी पे सारे जीव जंतुओं का निर्माण गॉड ने किया। दूसरी एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, जिसमें आपको ये बताया गया था कि कुछ लोगों का बिलीफ ये था कि ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पे या दूसरी जगहों पे जीवन था और वहां से जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर स्पोर फॉर्म में आया। ये थ्योरी ऑफ एंड स्पर्मिया रहती थी। तीसरी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या आप कहें एबायोजेनेसिस, जिसमें लोग ये विश्वास करते थे कि जीवन जो है वो नॉन लिविंग थिंग से उत्पन्न होता है। जैसे कि कीचड़ में मछलियां उत्पन्न हो जाएं, मिट्टी में केंचुए उत्पन्न हो जाएं, स्टोर्ड गेहूं में घुन लार्वी डेवलप कर जाएं, मीट से मक्खी का उत्पत्ति हो जाए। तो ये इसके बाद में आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसमें लुइस पैस्चर और फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी प्रूव किया कि नॉन लिविंग से लिविंग की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कि जैसे कहा जा रहा था कि मीट से मक्खियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो उन्होंने बताया कि फ्रांसिस्को रेड्डी और लुइस पैस्चर ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया कि नॉन लिविंग से लिविंग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज हो गया, तो आखिर पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हेगेल ने कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रपोज की। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि टॉपिक वीडियो थोड़ा बड़ा है, आप लोग भी अपना काम करिएगा, मीन्स लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करिएगा, जिससे कि वीडियो की स्प्रेड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देख के लाभान्वित हो सके। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में बताइएगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक विद नोट्स, जैसे आपको दिख रहे हैं, विद नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे कि आप टॉपिक को समझते भी जाएंगे और नोट्स भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक, बीच में वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेंगे और सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम टॉपिक में आ रहे हैं कि मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये हेगेल ने प्रपोज की। ध्यान रहे ये टॉपिक क्या बता रहा है कि पृथ्वी पे सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ में ये भी बताता है कि पृथ्वी कैसे बनी। ठीक, हेगेल ने को ये विश्वास था, हेगेल बिलीव करते थे कि पृथ्वी पे कभी लाखों अरबों साल पहले कभी जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मैटर से हुई थी। यानी लॉन्ग एगो बिफोर, एट सम टाइम, किसी समय जीवन जो है वो नॉन इनऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आसमान में जो बिजली कड़कती है, अल्ट्रावायलेट रेज, लाइट और रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, इनके प्रभाव के कारण कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से कभी जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो इनके बाद में AI ओपेरिन है, हैलाडेन है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की और इन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी, AI ओपेरिन ने साइंटिफिक वे में इनकी बात को, हेगेल ने जो बताया उसी बात को AI ओपेरिन ने एक क्रमबद्ध तरीके से साइंटिफिक वे में बताया और बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी प्रपोज की। ठीक, ये थ्योरी एक साइंटिफिक ओरिजिन है और इस समय मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक, भविष्य में कोई चेंज हो जाए तो वो कोई देख नहीं आया है। ठीक, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे टॉपिक को डिफरेंट सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं।
जैसे इसमें सबसे पहला ए है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई और जब पृथ्वी उत्पन्न हुई तो उस समय वहां का वातावरण कैसा था, इन्वायरमेंट कैसा था। ठीक, ये माना जाता है कि आज से लगभग 5 to 6 बिलियन ईयर एगो, 5 to 6 बिलियन ईयर एगो, इतने साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ है। दो थ्योरी है, या तो ब्रोकन पार्ट ऑफ सन, सन का कोई मोल्टन रीजन था वो टूटा और टूट करके अलग हो गया और अलग होके दूर चला गया और उससे पृथ्वी और बाकी ग्रह यानी पूरा सोलर सिस्टम बना। दूसरा व्यू क्या कहता था कि इंटरस्टेलर डस्ट, यानी अंतरिक्ष में डस्ट थी और वो कंडेंस हुई, अंतरिक्ष में डस्ट थी और वो कंडेंस हुई और उससे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो आज से लगभग 6 बिलियन। ठीक, जब अर्थ बनी तो उस समय अर्थ का टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था, यानी सोचिए कितना ज्यादा टेम्परेचर था। ठीक, लेकिन कुछ वर्कर ये भी मानते हैं कि पृथ्वी का तापमान कभी भी 900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं गया। ठीक, और इतने हाई टेम्परेचर पे जो बेसिक एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थे। फ्री फॉर्म मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थे। ये या तो में आपस में कंबाइन कर गए थे कि कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, हाइड्रोकार्बन्स बन गए, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, अमोनिया बन गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, वाटर बन गया। यानी ये फ्री फॉर्म में नहीं थे, जबकि ये आपस में या मेटल के साथ कंबाइन होकर के या तो कार्बाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, वाटर, अमोनिया या मीथेन फॉर्म में प्रेजेंट थे। एक चीज। दूसरी चीज, जो मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट थे इतने हाई टेम्परेचर पे, इनमें से ज्यादातर जो थे ये गैसियस स्टेट में थे, गैसियस स्टेट में थे। वाटर मॉलिक्यूल जो बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, वाटर मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन किया, अमोनिया के मॉलिक्यूल बने, और ये भी गैसियस फॉर्म में थे। मींस वाटर जो था वो सुपर हीटेड था और पानी को गर्म करे तो क्या होगा, पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, इसी समय क्या हुआ था, जो हैवी मेटल थे, हैवी मेटल जो थे जैसे आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब क्या हुआ, पूरी पृथ्वी डस्ट है वो सेंटर में चले गए, और जो लाइट एलिमेंट है, लाइट एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट थे। टेम्परेचर हाई है, वेपर फॉर्म में है। अब आप जानते हैं तवे को गर्म करें और रख दें तो धीरे धीरे ठंडा होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीता, टाइम कोई 100-200 साल नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर बीते। जब मिलियंस ऑफ ईयर बीते तो अर्थ जो हुई, अर्थ सरफेस जो था वो ठंडा होना शुरू हो गया। जब अर्थ सरफेस ठंडा होना शुरू हुआ तो जो गैसेस थी वो लिक्विड में बदल गई, लिक्विड जो थे, कुछ लिक्विड जो थे वो सॉलिड में बदल गए। ठीक, वाटर जो सुपर हीटेड स्टीम फॉर्म में था ये संघनित होना शुरू हुआ, जिसके कारण रेन, बारिश शुरू हो गई। यानी जो सुपर हीटेड स्टीम थी वो कंडेंस हुई, रेन ड्रॉप बनी, रेन ड्रॉप पृथ्वी पे गिरी, यानी रेन ड्रॉप पृथ्वी पे गिरी। और जैसे ही पृथ्वी तो सुपर हीटेड है, गर्म है बहुत ज्यादा, तो जैसे ही ड्रॉप पृथ्वी पे गिरती थी वो इवेपोरेट हो जाती थी, गिरी इवेपोरेट, यानी बारिश हुई, पानी बरसा, इवेपोरेट हुआ, बरसा, इवेपोरेट हुआ। और ये साइकिल मिलियंस ईयर, यानी 1-2 साल, 100-200 साल, 1000 साल नहीं, मिलियंस ईयर तक चलती रही, जिसके कारण अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी का ऊपर का जो सरफेस था वो ठंडा हो गया, अर्थ सरफेस जो था वो ठंडा हो गया। और जब अर्थ सरफेस ठंडा हुआ तो अब जो बारिश हो रही थी तो पानी जमीन पे, पृथ्वी पे, अर्थ सरफेस पे रुकना शुरू हुआ, और जब पानी सरफेस पे रुकना शुरू हुआ तो सी और ओशियन बन गए, यानी ह्यूज वाटर बॉडीज का निर्माण हुआ। ठीक, ध्यान दें, अभी पृथ्वी पे जीवन
नहीं है, एक भी जीव नहीं है, न प्रोकैरियोट न यूकैरियोट, न बैक्टीरिया न वायरस। ठीक, अब हुआ क्या, जब ओशियन और ये सब बन गए तो पानी एटमॉस्फेरिक जो अमोनिया है, मीथेन है, ठीक, अमोनिया मीथेन वो बारिश के साथ पानी में आ रही है, डिजॉल्व है। मिनरल्स जो थे वो घुल करके समुद्र में डिजॉल्व हो गए। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, मींस इस समय अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि फ्री ऑक्सीजन अब्सेंट है और जो वाटर बॉडीज हैं उनमें अमोनिया मीथेन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है और ये साइकिल हजारों लाखों साल तक चली। ठीक, जिसके रिजल्ट में अब पानी, पृथ्वी पे पानी इकट्ठा हुआ, पानी में अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन कार्बाइड ऑक्साइड नाइट्राइड घुली हुई अवस्था में है। अब टेम्परेचर हाई, आप सोचिए उस समय का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और भाई 9000 से कम होकर के 5 से 6000 से कम होकर के मान लीजिए 3000 डिग्री सेल्सियस भी बचा है, तो भी अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वोल्केनिक इरेप्शन हो रहे हैं, बिजली की लाइटनिंग बहुत तेज हो रही है। ठीक, तो इन कंडीशंस में क्या हुआ कि अब केमिकल्स, आप इन जो सब्सटेंस है एलिमेंट है उनमें आपस में रिएक्शन शुरू हो जाएगी और केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में ले रहे हैं। तो इसके पहले आपको बताता भी कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट क्या था, रिड्यूसिंग था, वाटर एज अ सी एक्यूमुलेट होना शुरू हो चुका था, टेम्परेचर बहुत हाई था, वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक लाइटिंग यानी बिजली खूब ज्यादा कड़क रही थी जो कि पृथ्वी पे सीधे आ रही थी, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन अब्सेंट थी और जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थे वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट थे। ठीक, और बारिश हो रही थी, टेम्परेचर लो हो चुका था, बारिश के साथ अमोनिया वगैरह के मॉलिक्यूल, अमोनिया के मॉलिक्यूल नीचे आ रहे थे और रिएक्शन शुरू हो चुकी थी, जिसके कारण जो अगली टॉपिक है इसी में केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ मींस सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि ओपेरिन ने बताया कि उन कंपाउंड से, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण किया। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बने, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जब पृथ्वी का टेम्परेचर कूल ठंडा होने लगा और लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया, तो उस कंडीशन में कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए थे, सी और एच ये आपस में कंबाइन किए और डिफरेंट सिंपल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि CH कंबाइन किया तो C2H2 एस्टिलीन बना, तो इसी प्रकार से सिंपल हाइड्रोकार्बन्स बने। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जब हाइड्रोकार्बन्स बन चुके तो हाइड्रोकार्बन जो थे वो उस एटमॉस्फेयर में सुपर हीटेड स्टीम के साथ में रिएक्ट किए, जिनके कारण एल्डिहाइड कीटोन और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बने, कि एस्टिलीन वाटर के साथ कंबाइन किया और एल्डिहाइड बन गया। ठीक, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब जो इन दोनों रिएक्शंस के कारण स्मॉल चेन कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट था उन वाटर के साथ रिएक्ट किए और उनसे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मींस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। माना जाता है सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट बने होंगे वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होंगे, और जब ये मोनोसैक्राइड बन गए, पहले मोनोसैक्राइड बने फिर भविष्य में यही मोनोसैक्राइड पॉलीमराइज हुए होंगे, कंडेंस हुए होंगे, आपस में मिले होंगे और उनसे डाइसैक्राइड यानी ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड बने होंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अब ड्यू टू कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन,
कि अब जो एल्डिहाइड और कीटोन बने हैं ये कंडेंस हुए, पॉलीमराइज हुए और फिर इनका जब ऑक्सीडेशन हुआ, इनके ऑक्सीडेशन के कारण फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ। आप क्रम से जोड़ते जाइएगा। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? फैट बन जाता है। ठीक, नीचे रिएक्शन देख लीजिएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो हाइड्रोकार्बन बन चुके हैं, अमोनिया फ्री है, वाटर प्रेजेंट है, सुपरहीटेड स्टीम। ठीक, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और अमीनो एसिड बनेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उनको कहीं बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो इन कंडीशन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपस में रिएक्ट किए, पॉलीमराइज किए, ऑक्सीडेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और जिसके रिजल्ट में क्या क्या बना? हाइड्रोकार्बन्स बने, ऑक्सी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट और अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। फिर एक शॉर्ट नोट कभी कभी आता है हॉट डाइल्यूट ट्यूब। तो जो आपका ओपेरिन का विश्वास था कि नहीं, हैलाडेन, ठीक, हैलाडेन ने क्या बताया कि ये सारे जो बायोमॉलिक्यूल बने, यानी जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इनकी फॉर्मेशन सी में हुई थी। तो जैसे कि पानी में अगर हम चीनी घोलें, ठीक, और चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे पानी गाढ़ा होता चला जाता है। तो उसी प्रकार इन्होंने बताया कि ये जो अबव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं ये सब सी में बने हैं और उस सी वाटर को हैलाडेन ने नाम दिया हॉट डाइल्यूट सूप। जैसे जो हम सूप पीते हैं गर्म भी होता है और गाढ़ा भी होता है। ठीक, हॉट डाइल्यूट सूप बताया जिसमें कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में थे। ठीक, अब आप कहेंगे आज के समय भी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आज के समय जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और उसमें अंतर था। आज के समय जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो डेड एनिमल की बॉडी के डिग्रेड होने के कारण, यानी माइक्रोबियल एक्शन के कारण वाटर में प्रेजेंट आते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पे जो बताया है वो रिएक्शंस के कारण आपके मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं। और आप ध्यान रखिए कि हमेशा बैलेंस रहता है। ठीक, मीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक बनेगा, फिर टूटेगा, दूसरा बनेगा, दूसरा टूटेगा, तीसरा बनेगा, फिर एक कोई किसी से जुड़ेगा, कोई किसी से जुड़ेगा और इस प्रकार से रिएक्शन की एक चेन चलती रहेगी। जैसे यहाँ पे रिएक्शन आपको सिंपल लग रहा है कि सिंपल बने होंगे, आप इन्हीं में आप सोचे कि एक जैसे C2H2 बना, फिर ये कंबाइन किया तो और बड़ा, और कंबाइन किया तो और बड़ा, धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या बड़ी होती चली जाएगी। मीन्स उनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से उस एनवायरनमेंट में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। और जब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन होंगे तो उसके बाद में सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। तो आपको बताया था कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन चुके हैं और अब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपको बताया गया था कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड, फैट, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन बने थे। ठीक, अब इन जो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, हॉट डाइल्यूट में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मॉलिक्यूल बने थे सिंपल, वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, यानी दे विल कम्स नियर, नजदीक आएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, वो आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रिएक्ट करेंगे, इकट्ठा होंगे, एग्रीगेट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक, संख्या बढ़ेगी और लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि पॉलीसैकेराइड, फैट, प्रोटीन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा।
जैसे कि मोनोसेक्राइड जो होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे, मोनोसेक्राइड कंबाइन करेंगे तो पॉलीसेक्राइड्स बन जाएंगे। फैटी एसिड ग्लिसरॉल कंबाइन करेगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल कंबाइन करेगा तो फैट बन जाएगी। अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, लार्ज पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, और बड़े होंगे तो उन्हीं को हम प्रोटीन कह देंगे। यानी पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से अरेंज होंगे तो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल बन जाएंगे। नाइट्रोजनस बेस ध्यान रहेगा यहाँ पे कि प्यूरीन पिरिमिडीन बनेंगी। अब ये प्यूरीन पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर के साथ यानी पॉलीसेक्राइड जो हमने बताया, शुगर या मोनोसेक्राइड शुगर के साथ कंबाइन होंगे, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन होगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ओवरऑल क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन आपस में रिएक्शन के कारण कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल या आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसको कहा गया नेकेड जीन। अब आप देखें न्यूक्लियोटाइड बन चुके हैं, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, बाई चांस, ये सारी चीज बाई चांस हो रही है, कोई डायरेक्टेड सिंथेसिस नहीं है कि आपको इधर जाना ही है और इनसे कंबाइन करना ही है। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइज होंगे तो न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन बनेगी, छोटी चेन या बड़ी चेन, यानी डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होंगे और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में न्यूक्लिक एसिड या आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। ठीक होगा क्या, छोटे टुकड़े भी बनेंगे, बड़े टुकड़े भी बनेंगे। तो जिसमें इनमें से जो उस एडवर्स कंडीशन को सहन कर पाएंगे, ठीक, वो तो कुछ समय तक रुकेंगे, अदरवाइज दे विल ब्रेक। ठीक, यानी आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो पहले न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। तो इसमें से कुछ न्यूक्लिक एसिड जो होंगे वो जो एडवर्स कंडीशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, दे विल डिस्ट्रॉय। कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी आपके न्यूक्लिक एसिड ऐसे भी होंगे उनमें सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रकृति डेवलप हो जाएगी, नेचर डेवलप हो जाएगा, यानी वो स्वतः अपने जैसी ही कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना सकते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होंगे न्यूक्लिक एसिड जो कि क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, हमने बताया कि कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड में सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को डायरेक्ट करना शुरू कर दिए। इसके पहले पॉलीपेप्टाइड कैसे बन रहे थे, अमीनो एसिड के रैंडम अरेंजमेंट के कारण कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती थी। जब न्यूक्लिक एसिड के कंट्रोल में सिंथेसिस चालू होगी, गाइडेंस में सिंथेसिस चालू होगी, तो एक निश्चित पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। मींस कोडॉन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। ठीक, और माना यह जाता है कि सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड किया होगा वो आरएनए होगा, डीएनए नहीं, आरएनए होगा। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड और ऐसे नेकेड, आप देखें सिंपल हमने बताया न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक, जो कि सेल्फ डुप्लीकेट हो सकता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को गाइड कर सकता है। तो ऐसे न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को क्या कहा गया, नेकेड जीन कहा गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अब आप देखिए न्यूक्लिक एसिड बन चुके थे, अब हुआ क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन या प्रोटोबायोन। अब क्या होगा कि न्यूक्लिक एसिड और डिफरेंट प्रोटीन्स एक दूसरे से कंडेंस करेंगे, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन एक दूसरे से जुड़ेंगी तो क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जब हम न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं तो राइबोसोम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना। वायरस में भी क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होती है और बाहर का प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। तो जब न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो कुछ तो अनस्टेबल होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो अनस्टेबल होगा वो नष्ट हो जाएगा, और कुछ लार्ज साइज के जो न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे वो फाइब्रस या ग्लोबुलर नेचर के होते हैं। ठीक, माना जाता है
कि भविष्य में इन्हीं न्यूक्लियोप्रोटीन में इवोल्यूशन हुई होगी और राइबोसोम बना होगा। तो ऐसे न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल को नाम दिया गया प्रोटोराइबोसोम। फिर माना गया कुछ लार्ज न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जिसमें फ्री लिविंग जीन की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। फ्री लिविंग जीन यानी वो न्यूक्लियोप्रोटीन जो है उनमें सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो एक निश्चित प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी लार्ज प्रोटोन्यूटो को जो न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल के थे उनको हम प्रेजेंट डे वायरस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। और उनको नाम दिया गया प्रोटोवायरस या प्रोटोबायोन। ध्यान दे, प्रोटोबायोन नाम दिया गया। तो इसके साथ में आपका केमिकल ओरिजिन खत्म हुआ। देन थर्ड यानी फर्स्ट आपको लिया गया था क्या, अर्थ का प्रिमिटिव, अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक। दूसरा लिया गया केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। देन नेक्स्ट आपका है बायोलॉजिकल और इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो यहां तक हमने बताया था केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें पहला ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म, कि सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गेनिज्म यानी ईबायोंट कैसे बने। ध्यान दें, प्रोटोबायोंट बताया है, अब बताया ये जा रहा है कि ऊपर जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं जैसे पॉलीसेक्राइड है, फैट हैं, ठीक, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल हैं, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपस में एग्रीगेट हुए, इकट्ठा हुए, रिएक्ट नहीं, एक दूसरे के पास आए। तो इसमें जाने से पहले अगर हम सेल की कंपोजिशन देखें तो कोई भी सेल हो तो किसमें प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, होते तो सारे बायोमॉलिक्यूल ही है, ठीक। तो वो सारे बायोमॉलिक्यूल एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इकट्ठा हुए और समुद्र में प्रिसिपिटेट हो गए, और प्रिसिपिटेट हो करके एक कोलॉइडल पार्टिकल जैसी संरचना बनी जिसको नाम दिया गया कोसरवेट। कोसरवेट आप एक लिक्विड ड्रॉप मान लीजिए जिसमें विभिन्न पॉलीसेक्राइड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, हाँ न्यूक्लिक एसिड जरूर सोचिएगा, ठीक, प्रेजेंट है। तो कुछ ड्रॉप में न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो वो कोसरवेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद इन्हीं कोसरवेट के चारों तरफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद करिए, और उनके चारों तरफ एक सरफेस मेम्ब्रेन जैसी संरचना बन गई। अब ये कोसरवेट जो है ये एक सोप बबल, साबुन के बबल जैसे नजर आते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, इन कोसरवेट्स के अंदर क्या हुआ, कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करने लगी, और जब कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेंगी तो इनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया कि विभिन्न पदार्थ अभी तक नेचुरल एनर्जी को यूज कर रहे थे बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, अब जब एंजाइम की सहायता से बायोकेमिकल रिएक्शन होएगी तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और फेवरेबल पदार्थ बनना शुरू हो जाएंगे, यानी रिएक्शन एक निश्चित दिशा की तरफ गाइड हो जाएगी, ठीक। उनके अंदर शुरू हो गए और अब इनको हम आज के माइकोप्लाज्मा या वायरस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा, तो जिनमें अच्छे कैरेक्टर कोसरवेट में डेवलप हुए उनकी संख्या बढ़ेगी, इनमें डिवाइड, जब इनमें न्यूक्लिक एसिड है तो इनमें डिवाइड होने की क्षमता आ गई, तो जिनमें फेवरेबल कैरेक्टर होंगे उनकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जिनमें अनफेवरेबल कैरेक्टर होंगे उनकी संख्या धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, ठीक। तो आशा है यहां तक आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तक इतना समझ में आया, ठीक। तो हमने आपको बताया कि हमने बताया कि इस प्रकार से कोसरवेट इवॉल्व हुए डिफरेंट कॉम्बिनेशन में है जिनको हम प्रोटोबायोंट कहते हैं। इन फ्यूचर कुछ प्रोटोबायोंट ऐसे होंगे जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन लूजली, न्यूक्लियोप्रोटीन मींस न्यूक्लिक एसिड जो थे वो लूजली एग्रीगेटेड थे। कुछ में क्या थे,
लूजली न्यूक्लियोप्रोटीन लूजली एग्रीगेटेड थी और कुछ कोशल प्रोटोबायोंट ऐसे थे जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस थी। तो इस प्रकार से प्रोटोबायोंट से दो टाइप की सेल्स इवॉल्व हुई, मोनेरन टाइप एंड प्रोटिस्टेंट टाइप। ठीक, मोनेरन टाइप सेल्स जिनमें न्यूक्लियोप्रोटीन लूजली एग्रीगेटेड थी और प्रोटिस्टेंट टाइप जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन जो थी वो कंडेंस थी, न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस थी और एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई थी, इसमें लूजली एग्रीगेटेड हो गई। इन फ्यूचर मोनेरन टाइप से प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इवॉल्व हुए और प्रोटिस्टेंट टाइप से यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि प्रोटोजोआ इवॉल्व हुए। तो इस प्रकार से क्या आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल आपकी मोनेरन और प्रोटिस्टेंट टाइप से इवॉल्व हुई। तो आपको बताया था इस प्रकार से प्रोटोबायोंट से प्रोटिस्टेंट मोनेरन टाइप सेल्स इवॉल्व होंगी और प्रोटिस्टेंट और मोनेरन टाइप से आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व होंगे। देन सडन क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये अराइज होता है कि हम बार बार एक सेल से दूसरी सेल तो बनाते चले गए, लेकिन कोई भी जीव अगर है, कोई भी सेल अगर है तो उसको सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी उसको न्यूट्रिशन से प्राप्त होती है। तो अगला टॉपिक इसी में लास्ट सबसे टॉपिक है कि इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। तो शुरू में जो कोसर्वेट्स बने, प्रोटोबायोंट बने, उनसे प्रोटिस्टेंट और मोनेरन टाइप सेल्स बनी। तो सबसे पहले जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका था वो आपका था कीमो हेट्रोट्रॉप। ध्यान दें, कीमो ऑटोट्रॉप नहीं बोल रहा हूं, कीमो हेट्रोट्रॉप बता रहा हूं। तो जो फर्स्ट लिविंग सेल्स जो बनी हुई थी, जो इवॉल्व हुई, वो जो सराउंडिंग में यानी सी वाटर में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उन्हीं का फर्मेंटेशन करती थी और फर्मेंटेशन से जो एनर्जी रिलीज होती थी, यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फर्मेंटेशन से एनर्जी रिलीज होती थी उसको वो यूटिलाइज करने में सक्षम थे। मीन्स वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे थे, उनकी संख्या बढ़ रही थी। जब उनकी संख्या बढ़ेगी, अभी कहीं से सिंथेसिस तो या कोई डेड बॉडी से ऑर्गेनिक मटेरियल तो आना शुरू नहीं हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल जो नेचुरल वे में सिंथेसाइज हो रहे थे वही थे। तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे समुद्र में जो अवेलेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे उनकी संख्या कम होना शुरू हो जाएगी और उनकी जब संख्या कम होएगी तो वहां पर कंपटीशन अराइज हो जाएगा, जिसके कारण और उस कंपटीशन के कारण दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इवॉल्व हुए। तो ध्यान दें कि जो दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कंपटीशन या फूड की ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अनअवेलेबिलिटी के कारण अराइज हुए। जैसे कि पहला हम ले रहे हैं पैरासिटिज्म। तो जो कुछ लिविंग सेल्स थी वो दूसरी सेल के लार्ज सेल के अंदर रह रही थी और उससे फूड ऑब्टेन कर रही थी, जैसे कि आजकल पैरासाइट होते हैं। कुछ सेल्स ऐसी भी थी जो डेड और डिकेइंग, यानी जो दूसरी सेल मर जाती थी उनके जो डिके होता था उनसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज होता था उस ऑर्गेनिक मटेरियल को वो एब्जॉर्ब कर रही थी। प्रीडेटर, कुछ सेल्स में ऐसे चेंज हुए कि वो दूसरी सेल को इनगल्फ कर रही है। जैसे बड़ी सेल है वो किसी दूसरी छोटी सेल के साथ फ्यूज हो गई और उसको इनगल्फ कर दिया, अंदर एंजाइम ने उनको डिस्ट्रॉय डाइजेस्ट कर दिया, यानी एनिमल जस्ट लाइक एनिमल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे कंपटीशन और सीवर हुआ, पता चला ये भी अवेलेबल नहीं। तो सबसे पहले कीमो ऑटोट्रॉप डेवलप हुए। मींस कुछ सेल्स में ऐसे इवोल्यूशन हुई कि वो क्या करती है, एनवायरनमेंट में जो सिंपल न्यूट्रिएंट यानी लेस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हैं उनको फर्मेंट करके एनर्जी यूटिलाइज करके वो अपनी आवश्यकता के कॉम्प्लेक्स
मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर सकती हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। ध्यान दें, फोटो ऑटोट्रॉप में दो हमने बताया है, एनारोबिक और फिर एरोबिक। तो फिर क्या हुआ, अभी एरोबिक नहीं, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप डेवलप हुए। मींस इसी दौरान क्या हो रहा था, रिएक्शंस हो रही थी और किसी प्रकार से क्लोरोफिल, कुछ जो सेल्स थी, प्रोटोसेल्स थी, उनमें क्लोरोफिल डेवलप हो गया। जिनमें क्लोरोफिल डेवलप हुआ वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते, नहीं लाइट एनर्जी को यूज करके, लाइट एनर्जी को यूज करके अपनी आवश्यकता के लिए जो भी न्यूट्रिएंट उन्हें चाहिए उनकी वो सिंथेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर सकती थी। यानी जो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक सेल्स बनी थी वो आपकी कौन सी थी, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप थे। अब अंतर क्या है, ये फोटो जो सिंथेटिक सेल्स थी ये वाटर को यूज नहीं करती थी और ना ही ऑक्सीजन रिलीज करती थी। ध्यान दें, जब हम फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आता है CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन गया। तो जो एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप थे ये सनलाइट को, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण सनलाइट को तो यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन ये वाटर और न को ना यूज करते थे हाइड्रोजन के सोर्स के और ना ही ये ऑक्सीजन रिलीज करते थे। ठीक, यानी ये लाइट एनर्जी को यूज करके, एंजाइम को यूज करके क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता था और एंजाइम को यूज करके फर्मेंटेशन के द्वारा ये अपना भोजन तैयार करते थे। फिर अगला आए एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक, मींस इनमें और चेंज हुए और कुछ सेल्स जो थी जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ी तो साइनोबैक्टीरिया के जैसे ऑटोट्रॉप डेवलप हो गए जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते थे और ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। मींस जब तक एरोबिक फोटोट्रॉप नहीं आए थे तब तक पृथ्वी का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। आपको बताया गया था कि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। फिर क्या, अब जब ऑक्सीजन बढ़ी तो एक सडन रिवॉल्यूशन हुई, समुद्र से साइनोबैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई किए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। जब एटमॉस्फेयर की मात्रा बढ़ी तो जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ठीक, यानी एरोबिक ऑर्गेनिज्म की, एरोबिक जो हवा से सांस ले सके उनकी भी इवोल्यूशन शुरू हो जाएगी। अभी तक हमने प्लांट बताया, मींस जब एयर की और जो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में घुली ऑक्सीजन को यूज कर सकते वो एनिमल इवॉल्व हुए, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई तो अब इवोल्यूशन के द्वारा क्या होगा, एरोबिक एनिमल यानी जो हवा से सांस लेने में सक्षम हो उनकी इवोल्यूशन शुरू हो जाएगी। मींस जो प्रिमिटिव सेल्स इवॉल्व हुई थी उनमें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखें इस टॉपिक में, इस प्रकार से आपको इस टॉपिक में केवल कहां तक बताना, मल्टी सेलुलर तक नहीं, कि सबसे पहले जो यूनिसेलुलर जो जीवन है, इस टॉपिक में आपको केवल इतना बताया गया है कि पृथ्वी पे सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ध्यान दें, हमने बताया अर्थ पे सबसे पहले सबसे सिंपल लिविंग सेल उत्पन्न हुई। ये चीज क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और फिर इस सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो ये क्या है, इवोल्यूशन है। ध्यान दें, और इस टॉपिक में हमने क्या बताया है कि पृथ्वी पे सबसे पहले लिविंग सेल लाइक संरचना कैसे बनी। ठीक, तो इसके साथ में आपका टॉपिक ओवर हो रहा है। ठीक, अगर आपको ये टॉपिक एक बार में समझ में ना आए तो केवल 2 बार आपको वीडियो देखना होगा, टॉपिक आशा है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, लास्ट में एक जनरल रिक्वेस्ट,
प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप वीडियो देखें तो लाइक जरूर करें, कमेंट पॉजिटिव करें या निगेटिव करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब भी कराएं जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।